नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम जानकारी के साथ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर पहुंचे। एयरपोर्ट से मोती डुंगरी मंदिर के लिए रवाना होंगे। गणेश मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे जेपी नड्डा। जेपी नड्डा दिन भर बीजेपी कार्यालय में बैठक लेंगे। इस वक्त की अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर पहुंचे। एयरपोर्ट से मोती डुंगरी मंदिर के लिए रवाना होंगे, जिसके बाद गणेश मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे जेपी नड्डा। इसके साथ ही जेपी नड्डा दिन भर बीजेपी कार्यालय में बैठक भी लेंगे। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर दौरे पर हैं। एयरपोर्ट से मोती डोंगरी मंदिर के लिए रवाना होंगे। गणेश नगर में पूजा अर्चना करेंगे, जिसके बाद वो दिन भर बीजेपी कार्यालय में बैठक लेंगे। कार्यकर्ताओं से वो बैठक लेंगे। केंद्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपने 3 साल पूरे होने का जश्न मना रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ प्रगति मैदान के भारत मंडपम पहुंचे। यहां पीएम मोदी नई शिक्षा नीति 2020 के 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन के उद्घाटन करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम श्री योजना के तहत स्कूलों के लिए धनराशि की पहली किस्त जारी की। जिसमें देश को सफल बनाने, देश का भाग्य बदलने की सर्वाधिक जिसमें ताकत है वो शिक्षा है। आज 21वीं सदी का भारत जिन लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रहा है, उसमें हमारी शिक्षा व्यवस्था का भी बहुत ज्यादा महत्व है। शिक्षा नीति में ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम से लेकर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी तक उसको बराबर एक बैलेंस वे में उसको अहमियत दी गई है। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में नया पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए, क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकें लाने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, देश में रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए देश का शिक्षा जगत के सभी महानुभावों ने बहुत परिश्रम किया है। काशी के रुद्राक्ष से लेकर इस आधुनिक भारत मंडपम तक अखिल भारतीय शिक्षा समागम की इस यात्रा में एक संदेश भी छिपा है। ये संदेश है प्राचीनता और आधुनिकता के संगम का। यानी एक और हमारी शिक्षा व्यवस्था भारत की प्राचीन परंपराओं को सहज रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी टीम की घोषणा कर दी है। नड्डा ने शनिवार को पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी। नड्डा की टीम में नए और पुराने चेहरों का समन्वय बैठाया गया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। केंद्रीय उपाध्यक्ष की लिस्ट में यूपी से 2 सांसदों रेखा वर्मा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी और विधान परिषद सदस्य और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व वीसी तारिक मंसूर को जगह दी गई है। संसद के मानसून सत्र में मणिपुर मुद्दे को लेकर गतिरोध बना हुआ है। इस बीच विपक्षी धड़े के गठबंधन इंडिया का प्रतिनिधिमंडल 2 दिन के लिए हिंसा प्रभावित मणिपुर के दौरे के लिए रवाना हो गए। प्रतिनिधिमंडल में 16 दलों के 20 नेता शामिल हैं। हिंसा के बरक्स हमारे भाजपा के लोगों को लगता है कि ये फोटो ऑप है, तो मैं उनकी बुद्धि पे सिर्फ तरस खा सकता हूँ। यकीन मानिए, मणिपुर को आज सबसे ज्यादा जरूरत है सुनने की। डेमोक्रेसी में अगर कोई सुनता नहीं है, सिर्फ अपनी सुनाता है, तो उसके स्वास्थ्य को लेकर के मुझे चिंता होती है।
और करोड़ों हिंदुस्तानियों को चिंता होती है। मणिपुर के लोगों का हाथ पकड़ना, उन्हें भरोसा दिलाना कि आप इसी हिंदुस्तान के, इंडिया के, भारत के हिस्सा हैं, बस एक छोटी कोशिश हम कर रहे हैं। अगर ये भी उन्हें नागवार गुजर रही है तो मैं उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। देखिए, जो जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है और वहाँ की राज्य सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है, जो उनकी नाकामियां हैं, उसके बीच प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि मणिपुर की पीड़ाओं को समझें, वहाँ के लोगों से संवाद करें। लगातार वो भाषण देते हैं, कार्यक्रम करते हैं, राजनीतिक अपना अभियान चलाते हैं, वो राजस्थान जाते हैं, बीजेपी को बढ़ाने के लिए उनको कोई मौका मिलता है तो वहाँ जाते हैं। लेकिन देश की संरक्षण का जब सवाल उठता है, देश के लोगों की जहाँ पीड़ाएं होती हैं, जहाँ दिक्कतें होती हैं, वहाँ कभी दिखते नहीं हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम लोग सब राजनीतिक मुख्यधारा से जुड़े हुए लोग हैं, वहाँ मणिपुर में जाएंगे, लोगों की पीड़ाएं सब सुनेंगे, उनकी बात समझेंगे, यहाँ तक लाएंगे। देखिए, हम जा रहे हैं क्योंकि आने वाले सप्ताह में हम लोकसभा और राज्यसभा में मणिपुर की बात रखना चाहते हैं। मणिपुर के लोगों पर जो गुजरी है, उसके दर्द को, उनके चिंताओं को हम व्यक्त करना चाहते हैं और ये साबित करना चाहते हैं कि इंडिया अलायंस मणिपुर के साथ है। भाजपा का राष्ट्रवाद एक झूठा खोखला राष्ट्रवाद, उनको सिर्फ सत्तावाद पर विश्वास है। आज जो लोग वन इंडिया की बात करते हैं, उन्होंने मणिपुर में 2 मणिपुर बना दिए हैं। मणिपुर में जारी हिंसा माहौल के बीच राज्यपाल अनुसुईया उइके ने चुराचांदपुर में राहत केंद्रों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि लोग पूछ रहे हैं कि राज्य में शांति कब बहाल होगी। मैं लगातार कोशिश कर रही हूं कि शांति बहाल करने के लिए दोनों समुदायों के लोग एक दूसरे से बात करें। राज्यपाल ने विपक्षी सांसद की राज्य की 2 दिवसीय यात्रा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सभी राजनीतिक दलों को इसमें मदद करने की योगदान देनी चाहिए। प्रॉपर्टी लॉस हुई है, उन तमाम सारी चीजों के लिए आपको कंपनसेशन भी दिया जाएगा। आगे फ्यूचर में आपको घर और जिन फैमिली के मेंबरों के साथ ट्रेजेडी हुई है, उन लोगों को भी कंपनसेशन दिया जाएगा। कुछ समय के लिए हम यही प्रयास कर रहे हैं। लगातार मेरे तरफ से मैं कोशिश कर रही हूं और आप सब लोगों से भी मैं ये कहना चाहती हूं कि आप के मन में जो भय है, डर है, उसको निकालें और पूरी तरह से आपके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि आपके बच्चों का, आपका आने वाला फ्यूचर अच्छा हो, यहाँ शांति हो। यही मैं आप लोगों से मिलने आई हूँ। तमिलनाडु बीजेपी ने 2024 के आम चुनाव से पहले राज्य में 6 महीने चलने वाली अपनी पदयात्रा एन मंकल की तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसका शुभारंभ करने के लिए शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंदुरे पहुंचे थे। इस दौरान राज्य भाजपा द्वारा आयोजित एन मंकल पदयात्रा को हरी झंडी दिखाई। वहीं आज दौरे के दूसरे दिन उन्होंने सुबह सुबह रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर का दौरा किया। उधर कटिहार गोलीकांड में 2 लोगों की मौत के मामले में एसपी जितेंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता करते हुए बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि जहां शव बरामद हुआ है, हमने वहां जाकर जांच की। उस जगह की दूरी को देखते हुए असंभव है कि पुलिस की गोली से व्यक्ति की मौत हुई है। हमने सीसीटीवी वीडियो देखा है। वीडियो में दिख रहा है कि एक युवक आता है और 2 लोगों को गोली मारकर वहां से निकल जाता है। इंक्वायरी में यहाँ पर आए हुए थे। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि हम लोग जो भी करेंगे फैक्ट बेस करेंगे। तो आज हम लोगों ने जो अनुमंडल कार्यालय का जो सीसीटीवी कैमरा है, उसकी जो है हम लोगों ने पड़ताल की। सबसे पहले जो है आप लोग देखें, हम लोग पीओ पर गए, बॉडी जहाँ पर मिली थी वहां पर गए। तो जो रेंज था जहाँ पर बॉडी थी और जहाँ से गोली चलाया गया, जो पुलिस कर्मी थे,
वो दूरी जो है वो असंभव है कि वो इनका जो है पुलिस की गोली से जो है लगा है। फिर हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज पड़ताल किया तो वहां पर मैं आपको वीडियो भी शेयर कर दूंगा मैं आप लोग को। यहाँ पर सीधा दिख रहा है कि एक लड़का जो है वो आता है और दोनों को ठाए ठाए गोली मारता है और फिर जो है वो वहां से निकल जाता है। तो इसमें जो पहले जो हम लोगों के द्वारा जो आप लोग को बताया गया था कि ये जो भीड़ का फायदा लेकर के कुछ क्रिमिनल तत्व के लोग जो है इस पूरे बारसोई का माहौल खराब करने के लिए ये पूरी प्लानिंग के साथ ये किए हैं। और अभी जो हम लोग का जो जांच है, ये जो प्रिलिमिनरी जो जांच है, जो फुटेज है और जो पीओ है, वो सारी जांच जो हम लोग ज्वाइंट किए और उसी में मैंने। उधर झारखंड के बोकारो में शनिवार सुबह मुहर्रम का जुलूस निकालने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। यहां हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से कुल 13 लोग बुरी तरह झुलस गए, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 9 लोग की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक बोकारो की बोरमा इलाके के खेतकों में घटना सुबह करीब 6 बजे हुई। सभी मुहर्रम में ताजिया लेकर जा रहे थे, तभी वहां 11,000 बोल्ट की चपेट में आने से हादसा हो गया। उधर वाराणसी में एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां जाली नोटों का इनामी तस्कर पकड़ा गया है। आपको बता दें कि तस्कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जाली नोटों की तस्करी किया करता था, जिस पर कल देर रात एटीएस ने कार्रवाई करी। तो वहीं आरोपी सुभाष मंडल जाली नोटों की तस्करी के लिए वाराणसी आया था, जिसमें 50,000 का इनाम घोषित था। तो वहीं मुखबिर की सूचना पर एटीएस ने स्थानीय पुलिस के साथ जालसाज का धर दबोचा। साथ ही आरोपी जाली नोटों की तस्करी उत्तर प्रदेश और बिहार में करता था। उत्तर प्रदेश सरकार के जरिए जहां एक तरफ सड़कों के विकास को लेकर कवायद की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर इसकी आड़ में कार्यदायी संस्थाओं के ठेकेदारों की मनमानी और लापरवाही लोगों की जान का सबब बन रही है। आपको बता दें, ऐसा ही एक मामला रायबरेली से सामने आया, जहां गंगा एक्सप्रेसवे में कार्य कर रहे ठेकेदारों के जरिए गड्ढा खोदा गया और उस गड्ढे में पानी भरे होने के कारण एक युवती की डूबकर मौत हो गई। तो वहीं जिम्मेदार मौन साधे हुए हैं और स्थानीय प्रशासन कार्रवाई से बच रहा है, जिसकी आड़ में गंगा एक्सप्रेसवे के ठेकेदार लगातार इस प्रकार की लापरवाही बरत रहे हैं। तो रायबरेली में गंगा एक्सप्रेसवे में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। ठेकेदार की लापरवाही को देखने को मिली है, जिसके चलते एक महिला की मौत हो गई है। तो एक्सप्रेस कार में गड्ढा खोदा गया था, जिसके चलते पानी से भरे गड्ढे में डूबने से एक युवती की मौत हो गई है। तो फिलहाल इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। रायबरेली का यह मामला बताया जा रहा है, जहां ठेकेदार की लापरवाही देखने को मिली है। इस लापरवाही के चलते एक महिला की मौत हो गई है। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार के जरिए। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजू तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजू तिवारी, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। में जो गंगा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, इसकी कार्यदायी संस्थाएं जो है उनके द्वारा कई ऐसे मामले प्रकाश में आए हैं जहां उनके द्वारा मानक विहीन गड्ढे खोद दिए जाते हैं। हालांकि आपको बता दें, आबादी वाले क्षेत्र हैं, जो आबादी से सटे हुए गांव है, वहां भी गड्ढे खोद दिए जाते हैं, जिसके कारण कई मौतों को देखने को मिला है। आपको बता दें, हाल में ही सलोन कोतवाली क्षेत्र में, वहीं लालगंज कोतवाली क्षेत्र में इस तरह से कई ऐसे मामले देखने को मिले। जो ताजा मामला है वो जगतपुर कोतवाली क्षेत्र के कस्बे की रहने वाली एक युवती अपने खेत में कुछ जानवर को हाँकने के लिए गई थी। उसी के दौरान उसका पैर फिसल गया और वो पानी से भरे गड्ढे में चली गई, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। हालांकि आपको बता दें, जिम्मेदारों के द्वारा इस पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते जो कार्यदायी संस्थाएं हैं उनके ठेकेदारों के द्वारा मनमानी की जा रही और
अवैधानिक रूप से गड्ढे खोदे जा रहे हैं जो मानक विहीन है। ऐसी कार्यदायी संस्थाओं पे स्थानीय लोगों के द्वारा कार्यवाही करने की मांग की जा रही है और कहीं न कहीं लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। आपको बता दें कि रायबरेली जिले के सलोन कोतवाली क्षेत्र में बीते दिनों एक ऐसा मामला देखने को मिला जहां 2 मासूम गड्ढे में डूबकर उनकी मौत हो गई और परिजनों में हाहाकार मचा था। लेकिन अगर बात करें कार्यवाही की तो जिम्मेदारों के द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई, जबकि जो परिजन है और ग्रामीण है उनके द्वारा जो कार्यदायी संस्था है उसके प्रति आक्रोश था और उनके प्रति कार्यवाही करने की मांग भी की गई थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिससे लोगों में आक्रोश आज भी देखने को मिला। और कहीं ना कहीं ऐसे लगातार मामले जो सामने आ रहे हैं ऐसे ठेकेदारों की मनमानी के, उससे स्थानीय लोगों में कहीं ना कहीं भारी आक्रोश पनप रहा है और लोगों में आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जी तो राजू, ठेकेदार की लापरवाही के चलते एक महिला की मौत हो गई है, इसको लेकर प्रशासन ने अभी ठेकेदार पर क्या कार्रवाई की है? बिल्कुल बता दें कि जिस तरह से अधिकारियों की बात करें तो अधिकारियों से जब बात करने का प्रयास किया जा रहा है तो अधिकारी पूरी तरह से मामले को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और उनके द्वारा साफ तौर पे कहा जा रहा है कहीं भी कार्यदायी संस्था का ना तो नाम इंक्लूड किया जा रहा है, ना ही ऐसे जो मनमाने ठेकेदार है उन पर कार्रवाई करने की बात कही जाती है। सारे अधिकारी बचते बचाते नजर आ रहे हैं। आखिर कारण क्या है, वजह क्या है, इसको लेकर स्थानीय लोग परेशान है और वहीं जो परिजन है उसमें उनमें कोहराम मचा हुआ। मौत का आंकड़ा लगातार देखने को मिल रहा है। जो गड्ढे खोदे जा रहे हैं वो मानक विहीन है, आबादी से सटे हुए गांव के बगल में गड्ढे खोदे जा रहे हैं, इससे लगातार लोगों की मौत देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि कार्रवाई अभी तक किसी भी ठेकेदारों पे नहीं की जा रही। जी तो महिला के परिजनों का क्या कहना है इसको लेकर? जी बिल्कुल बता दें कि जैसा कि बातचीत करने का प्रयास किया गया तो परिजनों के द्वारा साफ तौर पे कहा गया है कि जो ठेकेदार है उसके द्वारा लापरवाही की गई है और वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा भी ऐसे ठेकेदारों पर कार्यवाही की मांग की जा रही है, लेकिन अधिकारी किसी तरह से संज्ञान में नहीं ले रहे हैं और ना ही कार्यवाही के अभी तक कोई बात कर रहे हैं, ना ही कोई कार्यवाही सुनिश्चित की गई है। जी तो कार्रवाई को लेकर प्रशासन ने अभी तक कोई भी काम नहीं किया है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बढ़ते खबरों में आगे, खबर हापुड़ से जहां पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई को सफलता मिली है। बता दें कि फ्रॉड करने वाले भूमाफिया गैंगस्टर अभियुक्त की संपत्ति को कुर्क किया गया है। वहीं पुलिस प्रशासन ने अभियुक्त की करीब 1 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया है। हापुड़ के थौलाना क्षेत्र में अभियुक्त की संपत्ति कुर्क की गई है। बता दें गैंगस्टर सुनील पर पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। थाना हाफिजुल क्षेत्र का रहने वाला अभियुक्त सुनील वहीं एसपी और डीएम के निर्देश पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है। कुर्क करने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त संपत्ति के प्रबंधन के लिए उप जिला मजिस्ट्रेट धौलाना को रिसीवर नियुक्त किया जाता है। सूचना नोट कर लीजिए। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अभियुक्त सुनील कुमार। उधर जौनपुर बरसठी क्षेत्र के गांव के पास बाइक सवार बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी से लूट की घटना को अंजाम दिया, जहां बाइक सवार 3 बदमाशों ने व्यापारी से आभूषण से भरा बैग लूट लिया। आपको बता दें मनोज सोनी और विनोद सोनी अपनी सर्राफा की दुकान बंद कर बाइक से घर जा रहे थे, तभी बाइक सवार 3 लुटेरे बाइक रोककर छीना झपटी करने लगे और विरोध करने पर फायरिंग की, जिससे एक व्यापारी घायल हो गया। तो वहीं बदमाशों ने 1 लाख नकदी और जेवरात से भरा बैग लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे और घायल व्यवसायी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। तो जौनपुर में बाइक सवार बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है, जहां व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। व्यापारी के विरोध करने पर फायरिंग की बदमाशों द्वारा, जिसके बाद बदमाशों ने सराफी व्यापारी से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। जिसके बाद घायल व्यापारी को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया है। तो जौनपुर का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर बाइक सवार बदमाशों ने घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। तो जौनपुर से मामला निकलकर सामने आया, जहां सराफा की दुकान बंद कर बाइक से घर जा रहे एक व्यापारी से बाइक लुटेरों ने छीना झपटी की और विरोध करने पर फायरिंग की, जिसके बाद व्यापारी घायल हो गया। तो वहीं बदमाश 1 लाख की नकदी और जेवरात से भरा बैग लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे और घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बदमाशों के लिए
पकड़ने के लिए लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। बाइक सवार बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद वो मौके से फरार हो गए। जौनपुर का ये मामला बताया जा रहा है, जहां व्यापारी से लूट की घटना को अंजाम दिया है बाइक सवार बदमाशों ने। इस दौरान विरोध करने पर व्यापारी के साथ फायरिंग की गई। फायरिंग करने के बाद वहां से मौके से फरार हो गए, जिसके बाद घायल व्यापारी को मौके पर पहुंची पुलिस और परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। उधर अलीगढ़ में मनचले युवक को युवती का पीछा करना भारी पड़ गया। बता दें, युवती ने अपने भाइयों को बुलाकर जमकर पिटवाया, फोटो खींचकर वायरल करने की धमकी दे रहा था। वही मनचले की पिटाई का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। मामला सासनी गेट थाने क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो अलीगढ़ का ये मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जहां पर मनचले को युवती का पीछा करना भारी पड़ गया। युवती ने अपने भाइयों को बुलाया और जिसके बाद मनचलों की जमकर पिटाई करवाई। उधर हापुड़ में एक शातिर चोर की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जहां इन्वर्टर बैटरी की दुकान से गले में रखे 33,000 रुपए पर एक चोर ने हाथ साफ किया है। आपको बता दें, पूरी घटना गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां इन्वर्टर बैटरी दुकान का दुकानदार अपनी दुकान छोड़कर पड़ोसी की दुकान में किसी काम से गया था। तभी एक शातिर चोर दुकान के अंदर आया और दुकान खाली देख गले में रखे 33,000 रुपए चोरी कर फरार हो गया। सारी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद पीड़ित दुकानदार ने वारदात की तहरीर कोतवाली में दी है। तो हापुड़ का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक चोर ने इन्वर्टर दुकान की चोरी में 33,000 की चोरी कर हाथ साफ किया है। तो वही इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मेघालय दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राज्यपाल फागू सिंह चौहान की मुलाकात हुई। मेघालय विधानसभा अध्यक्ष थॉमस संगमा ने मुलाकात की है। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। मेघालय दौरे पर है ओम बिरला, राज्यपाल फागू सिंह चौहान से उन्होंने मुलाकात की है। मेघालय विधानसभा अध्यक्ष थॉमस संगमा ने से भी मुलाकात की है। इस वक्त की अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। मेघालय दौरे पर पहुंचे हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। ओम बिरला ने राज्यपाल फागू सिंह चौहान से मुलाकात की है। आपको बता दें, इसके साथ ही मेघालय विधानसभा अध्यक्ष थॉमस संगमा से भी उन्होंने मुलाकात की है। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। मेघालय दौरे पर पहुंचे हैं ओम बिरला, जहां पर उन्होंने मेघालय विधानसभा अध्यक्ष थॉमस संगमा से मुलाकात की है। इसके साथ ही आपको बता दें, ओम बिरला ने राज्यपाल फागू सिंह चौहान से भी मुलाकात की है। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। मेघालय दौरे पर पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वहां पर राज्यपाल फागू सिंह चौहान से मुलाकात की है। इसके साथ ही उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष थॉमस संगमा से भी मुलाकात की है। इस वक्त की अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।